नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में हैं। पीएम मोदी का जकार्ता में भव्य और दिव्य स्वागत हुआ, लेकिन आज जकार्ता से जो खबर सामने आई उसके बाद से सोशल मीडिया पर ईवीएम ट्रेंड करने लगा। इंडोनेशिया ने भारत के साथ ईवीएम को लेकर बड़ी डील की है। मतलब ये कि जिस ईवीएम को लेकर विपक्ष देश के भीतर हल्ला हंगामा करता रहा, उसी ईवीएम पर इंडोनेशिया को पक्का भरोसा है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस और अस्त्र को लेकर भी बड़ी डील हुई है। इसके अलावा एक बड़ा संदेश इंडो पैसिफिक में चीन के लिए भी है। और क्या क्या खास है भारत इंडोनेशिया की दोस्ती डिप्लोमेसी वाली डील में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सबका साथ, सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। Contract signing for BrahMos missile defense system between BrahMos and the Ministry of Defense. Next, air-to-air missile cooperation agreement between Bharat Dynamics and Republic Corp. Perdana Menteri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India. वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। इंडोनेशिया के लोगों ने, यहाँ के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला इकलौता देश, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र और भारत का सदियों पुराना विश्वसनीय मित्र इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जैसे भारत इंडोनेशिया की सांस्कृतिक डोर अभी सिंचित हुई। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test, and I found out I had Indian DNA. इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं। इस बार मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मेरे साथ आए। इन तस्वीरों और दोनों देशों के बीच हुआ करार कईयों को बेकरार करता, बाहर भी और भीतर भी। फिलहाल तो भीतर वालों की पीड़ा की वजह सुनिए। भारत इंडोनेशिया के लिए खास तौर पर ईवीएम बनाने में मदद करेगा। लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। ले तो फिर इनका क्या होगा? उन आरोपों का क्या होगा जो हार की पीड़ा से उपजे गीत की तरह ईवीएम को लेकर बजते थे, जिसमें विपक्षी नेता ईवीएम और चुनाव आयोग को कोसते नहीं थकते थे। अब कोसों दूर इसी भारतीय ईवीएम को लेकर बड़ी डील हुई। तो ईवीएम पर विपक्षी नेताओं के पुराने बयान याद आने लगे। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर ईवीएम की बटन की फॉरेंसिक
जांच हो और ये पता लगाना हो, अगर कोई साइंटिफिक तरीका हो, तो आप पाएंगे कि एक ही उंगली ने बटन दबाई है कई बार। हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो या मोदी साहब के घर में रहने दो। बीते करीब 12 वर्षों में राज्यों से लेकर केंद्र तक में हार का हार पहन रहे विपक्ष ने जिस ईवीएम में अपनी हार की वजह खोजी थी, वही ईवीएम इंडोनेशिया की पसंद है। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडोनेशिया का ईवीएम पर भरोसा जताना वास्तव में भारत की चुनावी व्यवस्था और ईवीएम को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने जैसा है। ईवीएम हटे और बैलेट पेपर की तरह के चुनाव हो, ये आम धारणा देश में बनी हुई है। लेकिन दूसरा देश तो कह रहा है कि हमारे लिए ईवीएम बनाइए। और दूसरी बात ये है, एक मुल्क के अंदर क्या होता है। वैसे एक मुल्क के अस्थिर दिमाग वाले नेता के भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर ही विपक्ष के नेता ने उसका समर्थन किया था, जबकि वहां तो साफ झूठ बोला जा रहा था। रही बात भारत के चुनावी तंत्र की, शानदार व्यवस्था की, तो उसकी तारीफ कई देशों से लेकर यूनाइटेड नेशन और कई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तक कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ने भारत की विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांतिपूर्ण चुनावों को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया था। तो वहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस भारत के चुनाव आयोग को दुनिया के सबसे सक्षम चुनाव प्रबंधन संस्थानों में मान चुका है। दूसरी तरफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज भारतीय चुनाव आयोग के प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञता की लगातार सराहना करता रहा है। तो वहीं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मतदान प्रक्रियाओं में भारत के अनुभव को विकासशील देशों के लिए उपयोगी बता चुका है। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के दर्द की कोई सीमा नहीं। अब इंडोनेशिया ने ईवीएम क्यों पसंद कर लिया, इससे वोट बैंक वाली पार्टियां बड़ी आहत हैं। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है, तो क्या बीजेपी के लोग मुसलमानों से सर्टिफिकेट दिलाना चाहते हैं देश की विश्वसनीयता का, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का? तो जिस मुस्लिम देश के ईवीएम पर भरोसा जताने से वोट बैंक के खेल वाले खिलाड़ी नक्श से शिख तक टेंशन में हैं, उसी मुस्लिम देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुर्न ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से पीएम मोदी को नवाजा। और ऐसा लगा जैसे ईवीएम पर डील के बाद इंडोनेशिया से आई पीएम मोदी के सम्मान की इन तस्वीरों ने कांग्रेस को चिकोटी काट ली। पवन खेड़ा ने लिखा, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इतिहास में ऐसे इकलौते नेता के तौर पर याद किए जाएं जिन्होंने अवार्ड और सम्मान पाने के लिए दुनिया भर की यात्राओं में टैक्स देने वालों का हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। इसके उलट साम्राज्यवाद विरोधी सोच, लोकतंत्र और गुट निरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान इतना अहम था कि उनके निधन के 2 दशकों बाद भी उनकी विरासत का सम्मान किया जाता है। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों ने लिखा, कहीं ये कांग्रेस की अंतहीन पीड़ा का एक और चैप्टर तो नहीं। तो मान न मान ईवीएम मेहरबान वाले विपक्षी जुमले को अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ही इंडोनेशिया ने भी नहीं माना तो दर्द तो उठेगा ही। खैर, दर्द औरों के भी हैं ईवीएम के सिवाय, और ये दर्द है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर भारत इंडोनेशिया की मजबूत मित्रता और एक जैसी दृष्टि। वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
वैसे इंडोनेशिया की ये तस्वीरें चीन और जिनपिंग के लिए भी एक बड़ा संदेश है, क्योंकि मोदी के दौरे में भारत इंडोनेशिया ने अपने रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाले 20 समझौते किए हैं। इसमें जो सबसे अहम है वो है रक्षा मिसाइलों का आयात, खनिज आपूर्ति श्रृंखला में निवेश और चुनाव प्रबंधन में सहयोग। इंडोनेशिया भारत से और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए एक बड़े समझौते पर सहमत हुआ है। भारत की स्वदेशी अस्त्र MK1 मिसाइल की खरीद पर भी सहमति बनी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड रूसी सुखोई विमानों में अस्त्र मिसाइल को फिट करने का काम करेगी। भारत और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड अब हिंद महासागर में मिलकर काम करेंगे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी संभालेंगे। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि संदेश चीन के लिए है कि विस्तारवाद या समुद्री सीमाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। संक्षेप में नहीं बल्कि बड़े विस्तार से इंडो पैसिफिक के मित्र देश इंडोनेशिया से संदेश पूरी दुनिया को दिया गया है। एशिया में मोदी का भारत ही भरोसेमंद पार्टनर है और ये संदेश हिंद महासागर से होते हुए चाइना सी और इंडो पैसिफिक से पैसिफिक ओशन तक पहुंचा है कि ग्लोबल साउथ मोदी की लीडरशिप में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच के बीच मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से चढ़ावा चोरी की साजिश को अंजाम दिया गया। सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा दान चोरी का आरोपी टिन्नू यादव है। अब सवाल है, क्या सचमुच चढ़ावा चोरी साजिश के तहत हुई तो किसके इशारे पर हुई? किसका नाम जोड़कर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये स्पेशल रिपोर्ट जरा देखिए। क्या टिन्नू यादव के नाम पर अखिलेश को बदनाम किया जा रहा है? राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को क्यों लगा कि साजिश के तहत चढ़ावा चोरी हुई? मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड। क्या चुनावी फायदे के लिए दान चोरी का षड्यंत्र रचा गया? सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में SIT रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट में एक-एक परतें खुल गई हैं कि कैसे चोरी हुई, कौन कौन शामिल है, किस तरह से चढ़ावा चोरों ने रकम को ठिकाने लगाया। सब कुछ SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में दर्ज है। दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी कर दी गई है। गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया, लेकिन अब चढ़ावा चोरी के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। आरोप है कि चढ़ावा चोरी की पूरी स्क्रिप्ट एक साजिश के तहत लिखी गई और फिर उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था। उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो। ये करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है। तो क्या सचमुच राम मंदिर को बदनाम करने के लिए चढ़ावा चोरी की साजिश रची गई? गोविंद देवगिरी जिस ड्राइवर की बात कर रहे हैं वो टिन्नू यादव है, जो चढ़ावा चोरी का आरोपी है। SIT की रिपोर्ट में पेज नंबर 8 में टिन्नू यादव की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। SIT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि टिन्नू यादव को दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन टिन्नू यादव दान पात्र की चाबी अपने पास रखता था। SIT ने रिपोर्ट में कहा कि बिना औपचारिक अधिकार के चाबी रखना अनुचित था।
रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को काउंटिंग के काम में लगाया, जिसके बाद मनीष यादव को भी चढ़ावा चोरी का मौका मिला। इसे टिन्नू यादव के रिश्ते अखिलेश यादव के साथ भी जोड़े जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद से अब तक दोनों के बीच करीब 900 बार फोन पर बात हुई। सोशल मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी से एक दिन पहले टिन्नू और अखिलेश के बीच फोन पर 3 बार बात हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए अखिलेश यादव पर आरोप लगाए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे को 10 मिनट के भीतर झूठे पोस्ट को डिलीट करने को कहा और मुकदमा दर्ज करने की बात कही। अखिलेश यादव की चेतावनी पर निशिकांत दुबे ने लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। जो बात निशिकांत दुबे ने कही वैसा ही दावा बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी किया। बीजेपी के इन आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी गुस्से में है। निशिकांत दुबे के खिलाफ लखनऊ और इटावा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहाँ हुआ कुकर्म को छिपाने की साजिश है, इसलिए अगर वो ट्वीट डिलीट कर दिए होते तो हमें थाने आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम लोग चूंकि रूल ऑफ लॉ पे पूरा भरोसा करते हैं तो हमने एप्लीकेशन दिया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन एक्ट के तहत कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे ने बीजेपी को चैलेंज किया है। चढ़ावा चोरी का मामला एक्सीडेंटल था या षड्यंत्र? कई हिंदू धर्मगुरु भी इस मामले में साजिश का ही आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं। चढ़ावा चोरी षड्यंत्र मामले में जो भी आरोप लग रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत उनकी पुष्टि नहीं करता है। आरोप प्रत्यारोप जो भी हैं, हम निष्पक्ष तरीके से सामने रख रहे हैं। इसी बीच एसआईटी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में आरोपी 70 बार चोरी करते दिखे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चोरी हुई, जिसके संकेत आरोपियों के बैंक खाते से मिले। रिपोर्ट के मुताबिक अविनाश शुक्ला, मनीष यादव गड्डियां चुराते देखे गए। अनुकल्प, लवकुश और करुणेश ने चोरी में मदद की। रमाशंकर मिश्रा भी गड्डियों को छिपाते दिखा। नोटों की गड्डियों को कपड़ों में छिपाया और आरोपी जूते में भी नोट छिपा कर ले गए। खुलासा यह भी हुआ कि अनिल मिश्रा ने तलाशी के लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया। ढिलाई बरती गई। बायोमेट्रिक ड्रेस कोड के मामले में भी लापरवाही बरती गई। आरोपियों के पास से 78.94 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इसके अलावा विदेशी करेंसी, गहने और कीमती सामान भी बरामद हुए। 4 अप्रैल को बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी मिले। एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये 2 मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी।
इस बीच पुलिस ने आरोपी लवकुश, अनुकल्प और करुणेश को रिमांड पर लिया है। सवाल आस्था से जुड़ा है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था से। इसलिए मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब बात मानसून की। इस साल मानसून ने भले ही देरी से दस्तक दी, लेकिन जब इसने रफ्तार पकड़ी तो बारिश की फुहार आसमान से बरसी आफत में बदल गई है। देश के कई राज्यों में इस वक्त मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, महानगर पानी पानी हो चुके हैं। कई जगह से कुदरत की कहर की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कई जगह घर, मकान, दुकान सब जलमग्न है। कहीं बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। बाढ़ और बारिश के कहर की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। यकीन मानिए, सैलाब का ऐसा जोर शायद ही आपने देखा होगा। कुदरत का ऐसा कहर और ऐसा खौफनाक मंजर देखा नहीं होगा। मकान, दुकान, सामान से लेकर इंसान तक दूर छिटक गए। भारी भरकम टैंकर तिनके की तरह छिटक गया। बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें केरलम के वायनाड की हैं, जहां इस कदर लैंडस्लाइड हुआ जिसने किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं दिया। हादसा कल्लाड़ी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां मल्लपुरम वायनाड टनल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। टनल से मिट्टी निकालकर बाहर जमा की गई थी। लगातार जारी तेज बारिश के चलते सैलाब आने से मिट्टी खिसक गई, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। पेड़ उखड़ गए, बैरिकेड बह गए, सड़क किनारे खड़ा टैंकर भी बच्चों की खिलौना कार की तरह दूर छिटक गया। लैंडस्लाइड के बाद लोगों ने भागने की कोशिश की, कुछ कामयाब भी रहे, जबकि कई लोग मलबे के नीचे दब गए। एक शख्स की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। केरलम ही नहीं, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। महाराष्ट्र का बड़ा इलाका कई दिनों से आसमानी कहर से जूझ रहा है। उत्तर से दक्षिण तक एक जैसे हालात हैं। कहीं लैंडस्लाइड बर्बादी की दास्तान लिख रही है, तो कहीं शहर के शहर सैलाब के पानी में समाये हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। नासिक में तो बादल फटने की आशंका जताई गई है। तबाही का ये मंजर जम्मू कश्मीर के डोडा का है, जहां एक बार फिर आसमान से बूंदों की शक्ल में तबाही बरसी है। डोडा के ठाठरी इलाके में बादल फटने से ऐसा सैलाब आ गया, जो अपने साथ मकान, दुकान, खेत खलियान, सामान सब कुछ बहा ले गया। बाढ़ के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को पल भर में चकनाचूर कर दिया। ये देखिए गाड़ी किस तरीके से मलबे के अंदर अभी भी दबी हुई है। दरअसल लगातार ठाठरी इलाके में बीती रात से भारी बारिश हो रही थी, जिसके बाद यहाँ पे जो फ्लैश फ्लड है वो यहाँ पर आता है, लैंडस्लाइड यहाँ पर होती है और उसके बाद इस पूरे इलाके में तबाही की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे मलबे के अंदर यहाँ पर गाड़ियां जो है वो दबी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद डोडा और किश्तवाड़ में पिछले 2 दिनों में अचानक बाढ़ आने की ये तीसरी घटना है। बादल फटने की घटना से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे ठप हो चुका है। खास बात यह है कि सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर भी बहकर आए, जिसकी वजह से भीषण तबाही हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जब यहाँ पर भारी बारिश हुई, फ्लैश फ्लड आया, तो किस तरीके से ये पूरी दुकानों का जो कॉम्प्लेक्स है वो तबाह हुआ है। ये देखिए यहाँ पर घर है वो किस तरीके से अब पूरी तरीके से मलबा ही मलबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये साफ तौर पे दिखाता है कि इस इलाके में किस तरीके से प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई है। जम्मू समेत कश्मीर घाटी में जबरदस्त बारिश हो रही है, जो निचले इलाकों में तबाही की वजह बन रही है। बाढ़ की वजह से
किश्तवाड़ में निर्माणाधीन 540 मेगावाट वाले क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। अचानक बाढ़ आने के बाद राजमार्ग पर भारी मात्रा में कीचड़, चट्टानें और मलबा जमा हो गया। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और यहाँ पे गाड़ी साफ तौर पे आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से पूरी गाड़ी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। कई घर यहाँ पर हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर के बाद अब जरा महाराष्ट्र चलिए, जहां बारिश अब राहत नहीं आफत बनकर बरस रही है। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर और कई अन्य इलाकों में एक जैसे हालात हैं। कुछ इलाकों में तो कई दिन से बारिश का दौर जारी है। शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक पानी में समाये हुए हैं। और तो और नासिक में बादल फटने तक की चेतावनी जारी कर दी गई है। त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, घोटी समेत नासिक का बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है। शहर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो गांव के पुल सैलाब में बह गए हैं। त्र्यंबकेश्वर के ऐसे ही एक गांव में हम मौजूद हैं, जहां की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि जबरदस्त बारिश जो कल रात से इस इलाके में हो रही है, उसकी वजह से गांव को जोड़ने वाला एक जो पुल था मिट्टी का टेम्पररी जो बनाया गया था, वो पूरी तरीके से बहाव में बह गया है। नासिक जैसा ही हाल पुणे का भी है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है और अब बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। कई फीट तक पानी जमा हुआ है। लोग अपने घर को छोड़कर ताला लगाकर सरकारी स्कूल में शरण ले रहे हैं। और रही बात मुंबई की, तो देश की आर्थिक राजधानी कई दिनों से आफत की बारिश से जूझ रही है। विरार का हाल देख लीजिए। इस वक्त में विरार इलाके में वो आप देखिए, यहाँ पे बरसात कुछ समय के लिए थमी जरूर है, लेकिन उसका जो कहर है उसका असर अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जल जमाव की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई सारी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अब रेंग करके चल रही हैं। सड़कें जो है वो यहाँ तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई, पुणे, नासिक और रत्नागिरी जैसे जिलों में लगातार बारिश से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान एक डरपोक किस्म का मुल्क है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने में पाकिस्तान के हुक्मरान पीछे नहीं रहते। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने फिर ऊल जुलूल बातें कही। पीओजे और सिंधु समझौते को लेकर जंग की गीदड़ भभकी दी गई है। पाकिस्तानी भी जानते हैं कि जंग उनके बस की बात ही नहीं, लेकिन सवाल ये कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है, बिलावल क्यों बिलबिलाने लगता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जंग कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, एटम बम तक फोड़ देंगे। साल भर से ये शख्स इसी तरह बिलबिलाया हुआ है। जानते हैं कौन है ये? इसी शख्स की जुबानी सुनिए। जी हाँ, ये भुट्टो ही है। पूरा नाम बिलावल जरदारी भुट्टो है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का बेटा, घास खाकर एटम बम बनाने की बात करने वाले जुल्फिकार अली का पोता। इसीलिए जब भी इस शख्स की जुबान खुलती है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर ही उगलती है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जंग की गीदड़ भभकी दी है। गिलगिट बाल्टिस्तान में एक रैली में बिलावल ने कहा कि सिंधु समझौते के लिए पाकिस्तान को जंग भी करनी पड़े तो वो तैयार है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और तभी से बेनजीर के बेटे को सिंधु सिंधु रटने की बीमारी हो चुकी है। इस्लामाबाद की संसद से लेकर कराची तक की रैलियों में बिलावल भारत से जंग की गीदड़ भभकी देते रहते हैं, पीएम मोदी को ललकारते रहते हैं। और इस काम में बिलावल के अब्बा आसिफ अली जरदारी भी कम नहीं है। एक बानगी सुनिए। ये मुंह और मसूर की दाल। पाकिस्तान के फर्जी हुक्मरानों पर यह कहावत सटीक बैठती है। वैसे जरदारी खानदान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान साल भर से इसी तरह जहनी बीमारी का शिकार हो चुका है। हफ्ते भर पहले ही पाकिस्तान का एक मंत्री तो हाथ काटने तक की गीदड़ भभकी दे रहा था।
जंग के मैदान में हर बार मार खाता है, लेकिन जिन्ना का मुल्क बाज नहीं आता है। वैसे इस्लामाबाद के नकारा सियासतदान ही पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के सरगना आसिम मुनीर ने भी फिर एक बार जंग की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की अध्यक्षता में सेना के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान के हक का पानी मिलना सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का पक्का संकल्प लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने 24 अप्रैल 2025 के एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के निर्देश में दी गई गाइडेंस को फिर से दोहराया है। पिछले साल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पानी रोकने या उसका रास्ता बदलने की किसी भी हरकत को युद्ध की कार्रवाई मानने का फैसला किया गया था। लिहाजा सवाल यह है कि क्या वाकई पानी के लिए पाकिस्तान युद्ध की हिमाकत कर सकता है? पाकिस्तानी हुक्मरानों को जानते हैं, मानते हैं कि शरीफ और जरदारी खानदान से लेकर मुनीर एंड कंपनी डींगे हाँकने में ही आगे है। वैसे पाकिस्तान में पानी को लेकर यह हड़कंप इसीलिए मचा है क्योंकि 3 दिन पहले ही भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को साफ बता दिया कि आतंक के खात्मे तक सिंधु समझौता निरस्त रहेगा।